नमस्कार दोस्तों, कौटिल्या बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इधर कुछ दिनों से हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है, जिसमें एनसीईआरटी में हमने क्लास 6 का विज्ञान विषय का चैप्टर 9 तक पढ़ लिया है। ठीक है, अब आता है चैप्टर 10। तो चलिए हम लोग चैप्टर 10 के बारे में पढ़ते हैं कि चैप्टर 10 में क्या है। चैप्टर 10 है गति एवं दूरियों का मापन। जो चैप्टर 10 है उसमें है गति और दूरी का माप हम कैसे करते हैं और इनका मापन हम कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में हमें विधिवत पढ़ना है। तो चलिए हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहली तथा बूझो की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्मावकाश में भ्रमण के किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। जो पहली और बूझो दोनों भाई बहन हैं ना, तो ये लोग जो स्कूल में पढ़ते थे तो ग्रीष्मावकाश जो होता है उसमें बाहर भ्रमण करने के लिए अलग स्थानों पर गए, तो उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे थे। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी के नाव में सैर करके मछली पकड़ने व्यतीत किया था। देखिए, अलग अलग बच्चे हैं, तो अलग अलग बच्चे क्या है, अलग अलग प्रकार से वो मतलब आए गए, घूमे टहले। जैसे एक दोस्त था पहली और बूझो का, तो वो कैसे गए, अपने पैतृक गांव गए, तो सबसे पहले वो ट्रेन से गए, फिर बस से, और फिर लास्ट में वो बैलगाड़ी से गए। ऐसे ही एक अन्य दोस्त एरोप्लेन से यात्रा किया, ऐसे ही एक अन्य दोस्त नाव से सैर किया। ठीक, तो अलग अलग वाहन से लोग अलग अलग प्रकार से ट्रैवल किए, यानी कि सफ़र किए। फिर इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में भी वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक जाने का कार्य अंतरिक्षयान द्वारा किया गया था। इसके पश्चात अध्यापक ने क्या किया, विद्यार्थियों से समाचार पत्र के वो लेख पढ़ने के बारे में कहा कि जो सबसे पहले जो पहिए वाले वाहन का प्रयोग किया गया था ना, क्या था, जो पहले आदिमानव थे, उसके बाद में आदिमानव ने चलना सीखा, फिर भोजन पकाना सीखा, आग की खोज की, पहियों की खोज की। तो इसी प्रकार से जब पहिए की खोज की तो सबसे पहले क्या हुआ, पहियों से ही तमाम प्रकार के वाहन बनाने शुरू किए। तो ये उसी चीज़ को पढ़ने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके बारे में आप पढ़िए और फिर अध्ययन करिए। तो इसी बीच पहले प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ती रही तथा अब वो ये जानना चाहते हैं कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। ठीक, जो पहले है वो प्राचीन भारत यानी कि पहले भारत के समय की कहानियाँ पढ़ रहे थे, तो सोच रहे हैं कि ये पहले के ज़माने में भारत जो देश था, पहले तो ट्रेन बस ये सब थे नहीं, तो पहले लोग कैसे यात्रा करते थे, कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। तो देखिए यहाँ पर यातायात की कहानी, यहाँ पर यातायात की कहानी दिखाई गई है, बताई गई है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। जो प्राचीन काल थे उस समय लोगों के पास में यातायात करने के लिए कोई भी साधन नहीं था। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद करके ले जाते थे, है ना। पुराने ज़माने में जब कोई साधन नहीं था तो लोग पैदल ही चलते थे, अपने सामान को अपने पेट पर बोझ के रूप में ढोते थे और लेकर के आते जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा और बाद में मनुष्य ने क्या किया, यातायात के लिए जैसे घोड़ा, गाड़ी, बैल, इन सब का प्रयोग करना शुरू कर दिया। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नाव का उपयोग किया जाता था। प्राचीन काल में अगर जल में या फिर नदी से इस पार से उस पार जाना है तो क्या होता था, लोग नाव का उपयोग करते थे। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से जिनमें खोखली गोइका बनाई जा सके नावें भी बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति भी बनाना सीख लिया था। ठीक, जो नाव होता था जीवों की आकृतियों की सदृश थी, जो कि हम लोग चैप्टर 8 और 9 में मछलियों की धारा रेखीय आकृति के संबंधित चर्चा हम लोग कर भी चुके हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और जब पहिए का आविष्कार हो गया तो क्या किया, यातायात के वाहनों में बहुत ढेर सारे परिवर्तन भी हो गए और उनका विकास भी किया। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था और सबसे पहले क्या किया जाता था,
जो पहिया बनता था वो गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया था, जैसे कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इत्यादि। ठीक, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नाव तथा जहाज़ों पर भी निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के लिए नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का भी आविष्कार किया गया था, है ना। ये देखिए यहाँ पर परिवहन के कुछ साधन दिए गए हैं। ये ट्रेन है, बस है, साइकिल, वायुयान, है ना। ये पानी का जहाज है, बैलगाड़ी, तो तमाम प्रकार के साधन थे आने जाने के लिए। फिर इसके बाद में ट्रेन का निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन भी आएगी। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का भी उपयोग होने लगा। उसके बाद में जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ का भी उपयोग सभी लोग करने लगे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का भी विकास हुआ। उसके बाद में फिर क्या हुआ, हवा में उड़ने के लिए एरोप्लेन का भी आविष्कार किया गया, जिससे बाद में सुधार किए गए और उन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य भी बनाया गया। उसके बाद में यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सके, उसके लिए फिर से बेहतर तरीके से उसमें सुधार किया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी रेल, पराध्वनि जो सुपरसोनिक होता है, वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। उसके बाद में 20वीं शताब्दी में क्या किया गया, विद्युत रेलगाड़ी बनाया गया ना, एक पटरी पर चलने वाली रेल वो विकसित किया गया, वायुयान और अंतरिक्ष यान ये सब भी विकसित किया गया। चित्र 10.1 में अभी हमने देखा भी परिवहन के विभिन्न साधन भी दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से आधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में आप व्यवस्थित करिए। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि प्राचीनतम से आधुनिक तक कौन कौन से परिवहन का प्रयोग किया गया है। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिससे आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता है? क्या कोई ऐसा भी साधन है जो अब आजकल प्रयोग में नहीं किया जाता है? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए अब आगे यहाँ पर है कि यह डेस्क कितना चौड़ा है, ठीक है। इस स्कूल में आप लोग पढ़ते रहे होंगे तो देखते होंगे कि डेस्क और चेयर्स पर बैठ करके पढ़ते थे। तो कह रहे हैं कि ये डेस्क कितना चौड़ा है, क्या आप नाप करके बता सकते हैं? लोग ये कैसे पता लगा लेते हैं कि वे कितनी दूर चले हैं? ये लोग कैसे जान जाते हैं कि हमने कितना दूर चला है या हमने कितनी दूरी तय की है? आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी? जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे आप जानेंगे? कोई स्थान कितना दूर है प्रायः जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ताकि हम ये अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे। ठीक, सबसे पहले हमें दूरी देखनी होगी, डिस्टेंस की, हमारे घर से स्कूल, कॉलेज या फिर मार्केट कितना दूर पर है, उस हिसाब से हम उस साधन का प्रयोग करते हैं। अगर थोड़ा पास में, बहुत पास में रहा तो हम पैदल भी जा सकते हैं, थोड़ा दूर में रहा तो साइकिल बाइक से जा सकते हैं, और अगर ज़्यादा दूर रहा तो हमें बस वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ेगा। कोई स्थान कितना दूर है प्रायः जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ताकि हम ये अनुमान लगा सकें कि हमें वहाँ पर कैसे जाएंगे, पैदल चलकर या बस से, रेलगाड़ी से, या फिर पानी के जहाज़ से, या फिर वायुयान से, या फिर कोई भी अंतरिक्ष यान हमें लेना होगा। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता भी होती है। पहले तथा बूझो कि कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं, ठीक है। उनकी क्लास में बहुत बड़े बड़े से डेस्क बने हुए हैं। पहले तथा बूझो डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। यानी कि आप लोग भी अपने स्कूलों में देखते रहे होंगे कि अगर एक ही डेस्क पर 2-3 बच्चे बैठते हैं तो लोग आपस में खुद ही झगड़ा करने लगते हैं कि आप ज़्यादा जगह लिए हो, आप ज़्यादा जगह लिए हो, है ना। तो डेस्क का अधिक उपयोग करने के लिए अक्सर करके झगड़ा भी हो जाता था। फिर यहाँ पर है आगे,
अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया तथा डेस्क को 2 बराबर भाग में बांटने के लिए एक बीच में रेखा खींच दी। जैसे कि खेल खेला जाता है ना, कबड्डी वगैरह, तो क्या होता है, बीच में एक लाइन खींच जाता है कि आप इस पार हैं बॉर्डर के इस पार और आप बॉर्डर के उस पार, यानी कि बीच में एक बॉर्डर बना दिया जाता है ना। दोनों आमने सामने आप लोग रहिए, लेकिन उससे बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना है। उसी प्रकार से ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं और बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और डंडा रखता है। तो क्या कर रहे हैं, गिल्ली डंडे से यहाँ पर डेस्क की लंबाई माप रहे हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं क्या है। यहाँ चित्र 10.2 में देखिए, इन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास भी किया है कि गिल्ली डंडे से हम उस डेस्क की लंबाई को माप लें। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई 2 डंडों की लंबाई तथा 2 गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है और डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों पर्सन भी दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क भी मिल गया है, ना किसी का कम और ना ही किसी का ज़्यादा। अब दोनों अपने अपने भाग का प्रयोग करें, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है और बूझो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया। अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके भी डेस्क की लंबाई को किस तरीके से माप करके ये लगाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब ये क्या किया, जो उसका पुराना गिल्ली डंडा था उससे तो बढ़िया से माप करके दोनों बराबर भाग में बट गया, लेकिन उसका पुराना गिल्ली डंडा भी खो गया और बीच में चिन्ह भी मिट गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये तो डंडा है और ये गिल्ली है, लेकिन अब क्या हुआ, अब इससे मापेंगे तो केवल दोनों तरफ डंडे का ही बराबर आ रहा है, लेकिन अब इसको कैसे 2 बराबर भागों में बांटेंगे, दोनों इसको बांटना तो पड़ेगा ना। फिर आगे देखते हैं कैसे इसको मापते हैं। हेलो, जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत होती जैसे लगभग 2 डंडों और एक गिल्ली के लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच सा जाता है। तो ये तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है, देखो अब वो तो गिल्ली की लंबाई से कम है, तो दोनों हम बराबर भाग में कैसे बांटें, नहीं तो फिर एक की तरफ कम हो जाएगा और एक की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। अब पहले और बूझो को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप लें। क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से ऐसी समस्या ही उत्पन्न हो सकती है। वो एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी लें और इस पर 2 चिन्ह लगाएं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। छोटी सी डोरी लें और पहले पूरे डेस्क को माप लें और फिर उसके बीच भाग में चिन्ह लगा दें। वह डेस्क की चौड़ाई लंबाई डोरी की लंबाई के पद में माप सकते हैं और वही डोरी का उपयोग करके डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार का कर सकते हैं। वह डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा और 1/4 तथा 8वां भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब संभवतः पहली और बूझो डेस्क के यथार्थ लंबाई को इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। अब उस डोरी से चाहे आधा भाग माप सकते हैं, 1/4, 1/8, यानी कि उसका 8वां भाग, किसी भी भाग में आप उसको बांट सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए मापा जा रहा है। ठीक है, ये डोरी की लंबाई से डेस्क की लंबाई का मापन डोरी की लंबाई से मापा जा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि उन्हें अपनी ज्यामिति बॉक्स के पैमाने का उपयोग करके भी अपनी समस्या हल कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, ज्योमेट्री बॉक्स तो लगभग सभी के पास होता है, उसमें स्केल तो होता ही है, उससे भी वो माप सकते हैं। बूझो ने पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं ही थे तब लोग दूरियाँ कैसे मापते थे। अब बूझो ये सोच रहा है कि अब आज तो हम लोगों के पास में ज्योमेट्री बॉक्स है, सारी चीज़ें हैं, तो हम इससे माप रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लोग कैसे मापन का प्रयोग करते थे, कैसे लोग मापते थे। ठीक है, उसके मन में सवाल चल रहा है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है, जैसे कि दर्जी कपड़े की लंबाई ये जानने के लिए मापता है कि वो कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है या नहीं। जैसे आप दर्जी के यहाँ जाएं कपड़े सिलवाने के लिए, तो वो भी मापता है कि आपके कुर्ते की, यानी कि आपके शरीर की लंबाई के अनुसार आप कुर्ते का कपड़ा है या कम पड़ेगा, है ना। या फिर आप कपड़ा लेने जाते हैं तो भी मापता है, या कोई सामान लेने जाते हैं तो भी, है ना। बढ़े किसी अलमारी की लंबाई और चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि ये जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होती है। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई अथवा चौड़ाई, उसके क्षेत्रफल जानने की आवश्यकता होती है कि उसका खेत कितना लंबा कितना चौड़ा है, उसमें वो कितना फसल बो सकता है,
ताकि ये जान पाए कि वो अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिरे से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर होगी, है ना। कोई 4 इंच का होगा, कोई 5 इंच का होगा, कोई 4.5 इंच का होगा, कोई 3 इंच का होगा, सॉरी फुट में, है ना। इंच में तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक, फुट में, यानी कि कोई इतना कितने फुट में है ना। इंच में तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। जैसे अगर लिया जाए तो 1 इंच वो आपकी जो अंगुली है ना, अंगुली के छोटे से खंड के बराबर होगी 1 इंच। 2 खंड लोगे तो 2 इंच हो जाएगी, है ना। तो ये तो इंच तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर किसी की लंबाई मापनी है तो फुट में मापी जाएगी कि ये कितने फुट है या कितने मीटर है ना, तो उसमें मापी जाएगी, ठीक। तो देखते हैं इसमें ये कमरा कितना लंबा है, आप उससे भी उसकी लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल से माप सकते हैं। ये डेस्क कितना चौड़ा है, उसकी चौड़ाई को आप माप सकते हैं। दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, तो क्या होगा, उसकी डिस्टेंस मापी जाएगी कि लखनऊ कितना दूर है और लखनऊ से दिल्ली कितना दूर है, उसके बीच की डिस्टेंस आप माप सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर पर है ना, तो ये भी मापा जा सकता है कि पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, हम लोग वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। लेकिन क्या है, सबका अलग अलग मापने का तरीका होता है, हर किसी को एक ही चीज़ से हम नहीं माप सकते हैं। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी 2 स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित हैं। 2 स्थान मेज के 2 किनारों की तरह आसपास हो सकते हैं। इसके विपरीत 2 स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि 2 सामान आसपास में भी हो सकते हैं और 2 काफ़ी दूर दूर भी हो सकते हैं। जैसे कोई जम्मू कश्मीर तो एक कन्याकुमारी, है ना, दोनों 2 छोर पर, तो बहुत ही दूर हो सकता है। आइए अब हम कुछ मापन ये जानने के लिए करते हैं, जब हम दूरियां और लंबाइयां मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवश्यक होता है, हम कैसे किसी चीज़ को मापें, ठीक है, सही तरीका क्या होता है। देखिए यहाँ पर कुछ मापन दिया गया है, आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के लंबाई तक तथा इसकी चौड़ाई आप मापिए, है ना। आपने क्लास की लंबाई चौड़ाई को भी मापिए। इन्हें मापते समय ये संभव है कि आपको पता चले कुछ भाग मापने से बच गया है और ये भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है पहले ही की भांति, तो अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको मापिए अपने घर की लंबाई चौड़ाई को। अगर थोड़ा सा भाग बच रहा है, आप नहीं माप पा रहे हैं, तो आप उसको डोरी से भी माप सकते हैं उस छोटे से भाग को। ये देखिए, आप यहाँ पर आपको एक चार्ट बनाना है, ठीक। विद्यार्थी का नाम, कि मान लो कि किसी का रमेश, सुरेश, आकाश, प्रीति, रेणु, कुछ भी नाम है, तो वहाँ पर नाम लिखिए। कक्षा के कमरे की लंबाई कितनी है और कक्षा के कमरे की चौड़ाई कितनी है। जो जैसा मापता है, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई जितनी आती है, वो यहाँ पर अपना लिखता जाए, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर क्रियाकलाप 2। अब आपको समूह में कार्य करना है। समूह में कार्य कीजिए। आप में प्रत्येक अपने बालिश को मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज तथा डेस्क की चौड़ाई आप माप सकते हैं। बालिश का मतलब ये जो हाथ का पंजा है, आप इसको यानी कि अंगूठे से, और जो ये सबसे छोटी अंगुली है, इसकी अंगुली से आप यहाँ पर माप सकते हैं, ठीक। ये देखिए, मेज की चौड़ाई को बालिश से मापना। ये बालिश का मतलब यही होता है, ये अंगूठे और ये जो सबसे छोटी अंगुली है, ये इसकी ये पूरी लंबाई ली जाएगी कि अंगूठे से ये छोटी अंगुली कहाँ जा रही है, ठीक। तो इससे आप यहाँ पर माप सकते हैं। मापन के लिए यहाँ भी आप पाते हैं कि आपको अपनी बालिश के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की भी आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। देखिए, अगर हमें कोई भी चीज़ मापनी है, कोई भी अज्ञात राशि है, उसको उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशियों की तुलना करनी होती है, और वो जो निश्चित राशि होती है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। एक भाग संख्या होती है और दूसरी भाग जो है वो ली गई माप का मात्रक होता है। जैसे कि क्या कहते हैं कि क्या नाम है, ये जो मेज है ये 2 मीटर है। क्या है, 2 मीटर है, सॉरी
क्या है, 2 मीटर है। या फिर आप कह दीजिए कि हम 5 फुट के हैं। कितने फुट के हैं, 5 फुट के। तो क्या होगा, एक तो संख्या हो गया और एक क्या हो गया, मात्रक हो गया। एक संख्या हो गया, एक मात्रक हो गया। कह दीजिए हम डेली 1 लीटर दूध पीते हैं, तो क्या होगा, ये संख्या हो गया और ये मात्रक हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पर मेज की चौड़ाई मापना। यहाँ पर मेज की चौड़ाई किसने मापी और बालिस्तों की संख्या, कितने बालिस्तों में इसको आपने मापा है, वो आपको यहाँ पर चार्ट में बनाना है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है, ठीक है, यदि कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है, तो 12 एक संख्या है और पैर की लंबाई क्या है, एक मात्रक है, जिसे मापन के लिए आप चुने थे। आप पैर से ही अपने कमरे की लंबाई को मापें। अब साइड 10.1 तथा 10.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन करिए। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के सभी माप बराबर हैं? क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिस्तों से मापी गई मेज की चौड़ाइयों की माप बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये एक नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बालिस्त लंबाई में आपके मित्रों की बालिस्तों से भिन्न हो सकती है। सभी की बालिस्त सेम नहीं हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाइयों में भी कुछ अंतर हो सकता है। कोई छोटा बच्चा होगा तो उसका पैर छोटा होगा, बड़ा कोई वयस्क व्यक्ति होगा तो उसका पैर की लंबाई बड़ी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते कि ये लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिस्तों अथवा पैर की लंबाई भी जानना आवश्यक होता है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की भी आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान होती है। देखिए बालिस्तों की जो दूरी है उससे आप मापेंगे तो हर लोगों की बालिस्तों का जो है वो मापन अलग अलग होगा, पैर की लंबाई वो भी अलग अलग होगी। तो इसके लिए मापन के लिए हमें एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता होती है जो कि सभी के लिए समान हो। ठीक, प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य ही प्रयोग किया जाता था। जैसे पैर की लंबाई से माप लिया जाता था, अंगुली की चौड़ाई से माप लिया जाता था और कदम की दूरी, इन सब से मापन कर लिया जाता था। देखिए इसमें हड़प्पा सभ्यता, जब हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के समय के लोगों ने अवश्य लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया रहा होगा, क्योंकि वो खुदाई में प्राप्त परिचित ज्यामितीय रचनाओं को भी देखने से प्रमाणित होता है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री की जो हमारी मैम है वो पढ़ाती भी है, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो उसमें विधिवत दिखाया भी गया है और उसमें ज्यामितीय रचनाओं का भी प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब कि वो लोग सारी चीज़ों के बारे में जानते थे, ठीक है, उनको नॉलेज थी सबके बारे में। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में भी उपयोग किया जाता था। जो कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई होती है, जिसे हम हाथ कहते हैं, उससे भी मापन किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। ठीक, जो लंबाई का मात्रक था उसे लोग किसमें, फुट में मापते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई भी थोड़ी भिन्न रहती थी। लोग एक गज कपड़ा फैली बाँह के सिरे से अपनी ठोड़ी तक मापते थे। ठीक है, आप बाँह फैला करके अपनी ठोड़ी तक माप लेते थे। अगर वहाँ तक कपड़ा आ रहा है तो कहते थे ये 1 गज कपड़ा है। अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, फुट की लंबाई अलग अलग रहती थी और अलग अलग जगहों पर जो है कोई भी चीज़, कपड़ा हो गया, किसी का भी मापन हो गया, वो भी अलग अलग ही होती थी। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई को मापते थे, जो कदम होते थे उससे मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन भारत में क्या किया जाता था, मुट्ठियों का प्रयोग किया जाता था। उससे वो माप लेते थे कि जो मुट्ठी है ये हमारी 4 इंच की है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 4 इंच हुआ। आज ही भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्प हारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, वो भुजाओं का प्रयोग क्या करते हैं, लंबाई का मात्रक करने का प्रयोग करते हैं। उससे वो माप लेते हैं कि ये कितना मुझे देना है और ये कितना है, कितने रुपये में मुझे कितना सामान देना है। ऐसे बहुत से भागों का मात्रक के रूप में भी उपयोग होता रहा है। तथा
प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता भी हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझनें भी आई होंगी। वर्ष 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या किया गया, 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मापन की एक पद्धति की रचना की जिसे कहते हैं मीटरी पद्धति। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन को मानक मात्रकों के इस सेट को स्वीकार कर लिया है। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी कि एसआई प्रणाली कहते हैं, जो कि पूरे देश में मान्य होता है। ठीक, जैसे कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चित्र 10.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया। इसमें आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीलीटर कहते हैं। और अगर 1 सेंटीमीटर में कहा जाए कितने मिलीलीटर होते हैं तो कितने होते हैं, 10 मिलीलीटर होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। अगर लंबी दूरियों को हमें मापना है तो मीटर से नहीं माप सकते हैं, क्योंकि मीटर बहुत ही कम, बहुत ही छोटा होता है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, किलोमीटर कहते हैं। देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और वहीं पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते थे। जब 1000 मीटर को हम इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, 1 किलोमीटर बनेगा। अब हम सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को एसआई मात्रक में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियों तथा लंबाई मापने का सही ढंग से जानना भी आवश्यक होता है। ठीक, लंबाइयों की यथार्थ परिशुद्धि माप। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की माप युक्तियों का प्रयोग भी करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का प्रयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का प्रयोग करते हैं। आप दर्जी के यहाँ कपड़ा सिलवाने जाते हैं तो क्या करता है, वो फीते का प्रयोग करता है। उससे वो आपके कपड़े का मापन ले लेता है कि हमें कितना मापन करना है। किसी वस्तु की लंबाई मापक के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने वक्ष के माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे मापों के लिए क्या करेंगे, फीता ही आपकी सुविधाजनक होता है मापन के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है चित्र में, मापी जाने वाली लंबाई के अनुदिश पैमाना रखने का सही और गलत विधि। ठीक, ये यहाँ पर लंबाई, जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ला सकते हैं। जो 15 सेंटीमीटर का आपका ज्यामिति बॉक्स या जो पटरी होता है स्केल, उससे भी आप माप सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मापते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। चित्र 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश यानी कि उसकी दिशा में ही रखना चाहिए। कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं। आप इन पैमानों के शून्याक स्पष्ट नहीं देख सकें। पैमानों के शून्याक से ही माप लेने से बचिए। आप पैमाने को कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं। तब आपके दूसरे सिरे के पाठ्यक्रम से इस पूर्णांक के पाठ्यक्रम को घटाना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि 10.8 में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर है तो दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की लंबाई 14.3 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 13.3 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि हमेशा हमें स्केल का यहाँ पर 0 से मापन हम शुरू करते हैं। ये जो 0.0 होता है, ये यहाँ पर 0.0 ये दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पर क्या है, टूटा हुआ है, तो यहाँ पर आप 1 से मापना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे है 3 नंबर, माप लेने के लिए आंख की सही स्थिति का भी महत्वपूर्ण होती है। 10.9 में दर्शाए गए आपकी आंख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसे ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आंख की सही स्थिति है और इसे देखने पर ही आप 7.5 सेंटीमीटर होता हाँ, ये देखिए, देखने की दिशा भी आपको बताएगी। अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको ढंग से नहीं दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो भी नहीं, इसलिए आपको बीच में सीधा आपको देखना है, तभी आपको मालूम चलेगा कि कितना मीटर
है या कितना सेंटीमीटर है। अगला क्रियाकलाप है अपने सहपाठी की ऊंचाई अपने बालिस्तों और फिर मीटर के पैमाने का प्रयोग करके आपको मापना है। जो आपके दोस्त लोग हैं उनको क्या करना है, उनकी लंबाई को मापना है। ठीक, बालिस्तों के द्वारा पहले मापिए और फिर ऊंचाई सेंटीमीटर में मापिए। उसको माप करके यहाँ पर लिखना है कि दोनों में क्या डिफरेंट है। अपने सहपाठी को दीवार तथा पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित करिए और फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बालिश से और फिर मीटर पैमाने से आप उसको माप करके लिखिए। इसी प्रकार अन्य विद्यार्थी भी इस लंबाई को माप करके लिखें। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से आप अध्ययन करिए। इसमें परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के बालिस्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब कॉलम 3 के परिणामों को देखिए जिसमें सभी मापें मानक पैमाने द्वारा ली गई हैं। परिणाम एक दूसरे के बहुत ही समीप हो सकते हैं। इसमें केवल पॉइंट का अंतर हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता है, परंतु क्या एक दूसरे के ठीक ठाक बराबर हैं? यदि नहीं तो आपके विचार से ये अंतर क्यों है? आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बालिस्तों का उपयोग तो नहीं कर रहे। ये अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली त्रुटियों के कारण हो सकता है कि वो अच्छे से मापन नहीं ले पाए हैं। ठीक, अब किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना, किसी वक्र की रेखा की लंबाई मापनी है, वो हम कैसे मापेंगे? हम किसी वक्र रेखा है यानी कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ये वक्र रेखा, ठीक है, तो अगर ये वक्र रेखा है तो वक्र रेखा है तो इसको हम कैसे मापेंगे? हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हमें धागे का ही उपयोग करना होगा, जैसे कि यहाँ पर ये धागे का प्रयोग करके मापा गया है। वक्र रेखा ये भी कि लंबाई मापने के लिए किसी धागे का प्रयोग करिए। धागे के इस सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु ए पर रख दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार से अपनी अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए और इस बिंदु को अपने एक हाथ से धागे को थामिए और दूसरे हाथ से आगे के और धागे को जोड़ करके और उसके थोड़े से भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैला करके आप इससे अच्छे से माप सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। अब अगला पॉइंट क्या आता है? हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। जो हम अपने चारों वस्तुएं देखते हैं ना, वो कुछ गतिशील होते हैं, कुछ नहीं होती हैं। उन वस्तुओं के बारे में सोचें जो अपने हाल ही में देखी होंगी, जो आपने कुछ भी हाल ही में देखी होंगी, जैसे कि आसमान में उड़ती हुई चिड़िया है ना, फिर मेज, घड़ी में सेकंड की सुई है ना, जो क्या है घड़ी लगी हुई उसमें सेकंड की सुई भी चलते हुए देखी होंगी आपने। मेज तो रुका ही है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने आसपास देखी होंगी, घरों में देखे होंगे कि चींटियाँ मकड़ियाँ भी चलती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। सोचिए में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर आते जाते लोग भी हो सकते हैं, या फिर इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, ये तमाम सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हैं उतनी लंबी सूची आप बनाइए और इसमें से सोचिए कि अलग करिए कि इसमें से कौन सी गतिशील है और कौन विराम में है, यानी कि कौन गतिशील है यानी कि कौन चल रही है और कौन विराम यानी कि रुकी हुई है। इसको आपको अलग करना है, ठीक, को भी देख करके। आपने देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात अब पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती है, जबकि मेज उसी स्थान पर है, यानी कि चिड़िया वो गतिमान है, यानी कि वो चल रही है, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रही है। इसी आधार पर आपने सुनिश्चित किया होगा कोई वस्तु गति में अथवा विराम में है। अगला क्रियाकलाप है कोई ऐसा स्थान चुनिए जहां चींटियां हो। इस स्थान के निकट कागज की एक बड़ी सीट फैला करके इस पर कुछ चीनी रखिए। चींटियां इस चीनी की ओर आकर्षित होंगे तथा आप शीघ्र ही इस कागज की सीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वो कागज की सीट पर तुरंत रेंग चुकी हो तो पेंसिल से उसकी स्थिति के निकट छोटे छोटे आप चिन्ह बनाइए। जब कागज पर चींटियां चढ़े तो वहाँ पर क्या करिए, उसका चिन्ह अंकित कर दीजिए और देखेंगे कि कुछ समय बाद कहीं यहाँ अलग अलग वो जगह पर बदलती रहेगी। आप उसकी स्थितियों पर चिन्ह अंकित करते जाए। कुछ समय बाद कागज की सीट को इधर उधर हिलाकर इस पर चींटियां हटा दीजिए और फिर उस बिंदुओं को देखिए तो क्या होगा, वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग जगहों पर वो गतिमान रही है। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है।
क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा था? क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही हैं? नहीं। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयाँ कैसे गति करती हैं? वो सब भी तो गति ही करती है ना, वो सब रुकी तो रहती नहीं है। हाँ, ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक हैं, जब तक उनमें ऊर्जा है वो तभी तक चलेंगे, वरना फिर वो नहीं चल पाएंगे। देखिए आगे है इसमें गति के प्रकार। क्या पढ़ना है हमें? गति के प्रकार। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन गति अथवा परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते हुए पत्थर की गति का भी परीक्षण किया होगा। ये सब किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इस प्रकार की अधिक उदाहरण और भी सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर है ना, ये देखिए गाड़ी, यहाँ पर सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं, मार्च पास्ट करते हुए सैनिक हैं। तो ये सब क्या है? सरल रेखीय में गति कर रहे हैं। इन सभी उदाहरणों से देखते हैं कि वस्तुएं क्या है? सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं। अब फिर अगला क्रियाकलाप है, एक पत्थर लीजिए, उससे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए तो क्या होगा? वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। कैसे? वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर देखते होंगे ये वर्तुल गति करती हुई कुछ वस्तुएं, जैसे कि फैन है, वो भी वृत्तीय गति कर रही है, एक स्थान पर ही रहते हुए वो चारों तरफ घूम रही है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से ही दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। सब किसके उदाहरण है? वर्तुल गति के उदाहरण हैं। बिजली का पंखा तथा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ही स्थान पर रहते रहते वो चारों तरफ घूम सकते हैं। परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती हैं तथा ऐसे ही घड़ी की सुइयां भी करती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी भी समान ही रहेगी, दूरियां नहीं बदलती, यानी कि वो एक ही स्थान पर रहते रहते चारों तरफ गति करती हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बोझो यह निश्चित नहीं कर पा रहा है कि जब हम पत्थर को तेजी से घुमाते हैं तब हम ये क्यों कहते हैं कि पत्थर की हाथ से दूरी समान रहती है। क्या आप बोझो को समझने में सहायता कर सकते हैं? याद रखिए पत्थर डोरी से बंधा हुआ है। ठीक, अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ पत्थर लीजिए, जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ से थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटकाने दीजिए। यह एक लोलक है। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। लोलक की गति आवर्ती गति का उदाहरण है। कौन सी गति का उदाहरण है? आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते हुए बच्चे की गति से आप लोग भी झूला झूलते होंगे ना, तो एक तरफ से आते जाते झूलते होंगे। सितार की डोरियों की गति, बजते हुए समय ढोलों यानी तबलों की झिल्लियों की गति, ये सब किसके उदाहरण हैं? आवर्ती गति के उदाहरण हैं। इनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही अपनी गति को दोहराती हैं, यानी कि क्या होता है? झूला एक बार दाएं गया, फिर दूसरी बार बाएं, फिर दूसरी बार दाएं आया, तो ऐसे ही क्या होता है? वो अपनी गति को दोहराती रहती हैं। अपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का भी परीक्षण किया था। आपने ध्यान दिया कि सिलाई मशीन अपनी इसी स्थिति पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है और इसमें एक सुई भी होती है। जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे चलती रहती है और नया पोशाक बनाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का भी ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? ये देखिए यहाँ पर आवर्ती गति के उदाहरण भी दिए गए हैं। ये ढोलक तबला हो गया, ये घड़ी हो गया पेंडुलम वाली, है ना, ये घंटा घर हो गया, ये यहाँ पर झूला झूला जा रहा है। तो जो गेंद होता है उसको अगर आप लुढ़का देते हैं तो कैसे करते हो? घूर्णन गति करते हुए आगे की ओर बढ़ती। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। ठीक है, वो गेंद वो सरल रेखीय गति में तो करती है लेकिन घूर्णन गति भी करती है, जिनमें गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है। इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में भी चर्चा हमने किया है। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को भी गति कहते हैं। अगर समय के साथ स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है तो उसको भी हम गति ही कहेंगे। ठीक,
स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे कर रहे नाथ, तितली का एक पुष्प दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधि का परिसंचरण करना आदि उदाहरण भी हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों के भी उदाहरण है। ये सब क्या है? गतियों के उदाहरण है ना। जैसे कि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा गति करता है ना। वायुयान का वायु में उड़ना, नदी का प्रवाहित होना यानी नदी में जल का प्रवाहित होना, हमारे ब्लड सर्कुलेशन करने के रुधिर का परिसंचरण होना। ठीक, तो ये सभी गति के ही उदाहरण हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कुछ प्रमुख शब्द के बारे में। वर्तुल गति मैंने बता ही दिया। दूरी क्या होता है? मापन गति, आवर्ती गति, सरल रेखीय गति, यशाई मात्रक है ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली होता है, मापन के मात्रक। तो इन सब के बारे में अभी हमने क्या किया है, ऊपर पढ़ लिया है। देखिए कुछ सारांश दिया गया। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की लंबाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग करके मात्रक के रूप में प्रयोग करते थे। इन सब का प्रयोग किस में करते थे? मापन में करते थे। इससे उलझने भी होती थी तथा इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली का विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। ठीक, क्योंकि किसी को कोई चीज़ लेना है तो पता चलता है कि कोई कुछ सामान कुछ कम दे दिया, पैसा उतना ही ले लिया, तो इससे क्या होता था? बहुत ही ज़्यादा समस्या होती थी। इसलिए मापन प्रणाली को विकसित किया गया। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी एसआई मात्रक का उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्य है। एसआई मात्रकों में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है, उस वस्तु के किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती उसे क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर अभ्यास प्रश्न भी दिया गया है। ये अभ्यास प्रश्न आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए सभी लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हम क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक, वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो उदाहरण लिखना है। सभी को लिखना है कि वायु में कौन से दो परिवहन चलते हैं, जल में कौन और थल में कौन चलते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अभी मैंने पढ़ाया, ये भी बताना है। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ये भी। झूले पर किसी बच्चे की गति क्या होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होती है, यानी कौन सी गति होती है, ये भी बताना है। किसी साइकिल के पहिए की गति भी कौन सी गति होती है? तो सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी सभी लोग और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।